अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम, आ रही है। चलो ठीक है बच्चों, 5-10 मिनट रुक जाते हैं, बच्चे ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके मैम, यस। अच्छा, अपने माइक्स आप लोग बंद ही रखें, ठीक है? अगर किसी ने कुछ कहना नहीं है तो। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोग ज्वाइन कर लें, ताकि हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और पढ़ाई करें, क्योंकि वैसे ही ऑनलाइन आपको पता ही है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हुई भी है ना? आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 10। लास्ट टाइम हमने देखा था वुंड हीलिंग के प्रोसेसेस हो कैसे रही है, टाइप्स क्या थी, प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही थी वुंड हीलिंग में वो क्या क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट चीज हम देखने लगे हैं कि एडीमा क्या है और हाइपरीमिया या कंजेशन क्या है। हाइपरीमिया क्या चीज होती है? अच्छा, सबसे पहले कंजेशन, ये लफ्ज आप लोगों ने पहले सुना होगा। मेरी आवाज क्लियर है?
यस यस मैम। मैम, क्लियर है आपकी वॉइस। अच्छा, कंजेशन क्या चीज होती है? आप लोगों ने ये लफ्ज सुना हुआ होगा पहले कि कंजेशन का मतलब होता है कि कहीं पे कोई चीज नहीं पहुंच रही या कुछ कंफाइंड हो रहा है या जिस तरीके से हम कहेंगे कि कुछ ब्लॉकेज हो गई है, उसको हम कहते हैं कंजेशन होना। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ब्लड कहीं पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है वेसल्स में, तो हम उसको कहते हैं कंजेशन हो गई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हाइपरीमिया। हाइपरीमिया में क्या हो गया? एक्सेस हो गई है ब्लड की। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, हाइपरीमिया और कंजेशन। अब हाइपरीमिया में क्या होगा? जब एक्सेस हो जाएगी तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया, कहीं पे भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपरीमिया। और कंजेशन हो गई कि ब्लड वहां पे स्टॉप हो गया। दूसरी चीज क्या है? एडिमा। एडिमा आप लोगों ने हमेशा से लफ्ज सुना हुआ है। इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाती है आउटसाइड द वेसल्स, जिसको हम एडिमा कहते हैं। अब एडिमा में आगे से हमने जो डिफरेंसेस पढ़े हैं, दो चीजें हमने पढ़ी है एडिमा में कि क्या फर्क है। वो ये कि एक होता है एडिमा और एक होती है हमारे पास इफ्यूजन। अब है क्या डिफरेंस कि अगर एक सेकंड में ना, आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। जहां से नजर आ रहा है और यहाँ तक नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमने देखना है एडिमा और इफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। अब हमारे पास क्या चीजें हैं? हमारे पास बॉडी में टिश्यूज है और उनके दरम्यान में से वेसल्स गुजर रही है। इसके अलावा क्या चीज मौजूद है हमारे पास? बॉडी कैविटीज है। अब होता क्या है कि जो एडिमा है, अगर टिश्यूज के दरमियान में फ्लूइड जमा हो तो उसे हम कहते हैं एडिमा। कहाँ जमा हो रहा है? ये विद का साइन होता है, अगर आप लोगों को पता हो, विद इन टिश्यूज। और इफ्यूजन क्या है? जो बॉडी स्पेसेस में हो रहा है। ठीक है, बॉडी स्पेसेस कौन कौन सी हैं? पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी है। ये सारी जो कैविटीज होती हैं, इनमें अगर एक्यूमुलेशन हो रही है फ्लूइड की तो उसे हम कहते हैं इफ्यूजन। अब ये होगी कैसे? एडिमा या इफ्यूजन एक्यूमुलेट होगी ही क्यों? इसकी रीजन क्या होती है कि फर्क आ जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में या हेपेटिक सिस्टम में या रीनल सिस्टम में। यानी कि जो ब्लड फ्लो था वो उस तरीके से हुआ ही नहीं। रीनल फ्लो का मतलब, रीनल में डिफरेंस आने का मतलब ये है कि जो ब्लड, जो सॉरी फ्लूइड, जो फ्लूइड जाना था वो गया ही नहीं, या हेपेटिक डिसफंक्शनिंग हुई है जिसकी वजह से फ्लूइड की पूरी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, जिस तरीके से उसे हार्ट में वापस जाना था वो नहीं गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर उसकी एक्यूमुलेशन विद इन टिश्यूज हुई है तो हम उसे कह देते हैं कि ये क्या है? एडिमा। और अगर बॉडी कैविटीज में हो रही है तो उसे हम कहते हैं इफ्यूजन। फियर। यहाँ पे क्या लिखा है? डिसऑर्डर्स दैट परटर्ब। परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, खराब कर देना। डिसऑर्डर्स जो भी इसको डैमेज दे रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, रीनल सिस्टम को या हेपेटिक फंक्शन को, तो उन्हें हम, उनकी वजह से क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड्स की। कहाँ कहाँ पे हो सकती है? ये टिश्यूज में, तो उसको हमने कह दिया एडिमा। या फिर हो रही है बॉडी स्पेसेस में, तो उसे हमने कह दिया इफ्यूजन। अब होता क्या है नॉर्मल सिचुएशंस में? क्या हो रहा है कि हमारे पास दो चीजें हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये कौन से प्रेशर्स हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो है हमारे पास जो कि वेसल के अंदर से एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो वेसल के बाहर से एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की नॉर्मल बैलेंसिंग जो है, ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारे पास वेसल्स में ब्लड और सारा फ्लूइड
अपने नॉर्मल सिचुएशंस में फ्लो करता है, ठीक है। अंदर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और बाहर से हमारे पास आ रहा है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इनसाइड वेसल है और ये है आउटसाइड द वेसल, ठीक है। यानी ये टिश्यूज में से एक्सर्ट हो रहा है और ये वेसल में से एक्सर्ट हो रहा है। इन दोनों का जो बैलेंस है उससे हमारा फ्लूइड जो है वो नॉर्मली फ्लो कर रहा है विद इन द वेसल। जहां पे भी ये जरा से डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, अंदर से फ्लूइड बाहर चला जाएगा। बाहर तो इतना फ्लूइड है ही नहीं ना, ऐसे ही है ना, बाहर तो नहीं फ्लूइड है ना टिश्यूज में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ही कितना सा, ठीक है। तो वो बाहर अंदर से बाहर चला जाएगा अगर ये सिचुएशन में। कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, डिजीज कब होती है? अच्छा है 2008 में। अच्छा क्या होता है, कोई से 3 कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आते हैं क्या क्या, या हार्ट है या ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है ना। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी, एडिमा या इफ्यूजन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि नॉर्मल सिचुएशंस में क्या हो रहा है, वस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इंटरस्टिशियल स्पेस में से जो आ रहा है प्लाज्मा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो रहा है। जहां पे भी ये हमारे पास सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्लूइड वेसल्स में से बाहर आ जाता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई आर्टरी या वेन तो नहीं मेजर गुजर रही ना, कैपिलरीज ही गुजर रही है, इसी वजह से हमने कैपिलरी शो की हुई है कि कैपिलरीज में से बाहर आ जाता है। और होता क्या है, कुछ स्मॉल अमाउंट जो है वो इंटरस्टिशियम में आ जाती है। इंटरस्टिशियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, वहां पे अमाउंट आ जाती है। और जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आ रहा है, वो क्या होता है कि वो लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है और वहां से उसकी ड्रेनेज हो जाती है, ठीक है। या फिर अगर बहुत ज्यादा हो तो थोरेसिक डक्ट के थ्रू वापस चला जाता है, थोरेसिक डक्ट में जाता है, वहां से फिर थोरेसिक डक्ट में जाता है और इवेंचुअली लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में चला जाता है। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से वेन हार्ट में वापस चला जाता है और उसकी दोबारा से जो है ना वो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये थी हमारी नॉर्मल सिचुएशन। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया है या कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है तो ये बैलेंस क्या हुआ, खराब हो गया। और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज मूवमेंट हो जाएगी फ्लूइड की वेसल से बाहर की तरफ, यानी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ज्यादा होना वो शुरू हो गया, ठीक है। अब ये तो हो रहा था, ये डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, ये बैलेंस नहीं रहे। पहली चीज तो ये हुई, ठीक है, कि ये बैलेंस नहीं रहे। अच्छा ये काट, एक पहली चीज तो ये हुई कि ये डिस्टर्ब हो गए हैं। दूसरी चीज ये हुई कि इनके रिजल्ट में हुआ क्या, इसके डिस्टर्ब होने से हुआ क्या, इंक्रीज हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से क्या होना चाहिए था, लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाना चाहिए था, लिम्फेटिक वेसल्स में भी नहीं गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर वो लिम्फ में नहीं गया, अगर वो लिम्फेटिक वेसल्स में नहीं गया तो फिर क्या होगा, ये क्या बना देगा, एडीमा कर देगा या इफ्यूजन कर देगा, ठीक है। ऐसा ही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब भी ज्यादा हो उसे लिम्फ में चले जाना चाहिए। अगर वो लिम्फ में नहीं गया तो उसने क्या कर दिया, एडीमा कर दिया। और अगर किसी सिरोजम सरफेस कोई सी कैविटी में इन्वॉल्व हो गया, कोई फ्लूइड वहां पे एक्यूमुलेट हो गया तो उसे हमने क्या कह दिया, इफ्यूजन कह दिया, ठीक है। मुझे समझ आ रही है बात की? यस मैम। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, सब पता ही है आप लोगों को ऑलरेडी। नेक्स्ट हम आते हैं एडिमा। एडिमा है क्या, पता है हमें, फ्लूइड है जो एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में आ चुका है या इंटरस्टिशियल स्पेस में आ चुका है, और दोनों तरह से हो सकता है, या ट्रांसयूडेट हो सकता है जो कि प्रोटीन पुअर होता है, और एक्सुडेट हो सकता है जो कि प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसयूडेट क्या होता है और एक्सुडेट क्या होता है। अब अगेन पैथोफिजियोलॉजी एडिमा की, एडिमा हो कैसे रहा है, दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया है, दूसरी चीज क्या थी, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर जो था वो कम हो गया है। तीसरा क्या हो सकता है, टिश्यू कोलॉइडल या ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए।
अगर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी तो ये सिचुएशन चल रही थी ना मैम ऑनकोटिक प्रेशर है ये। जी बच्चे, मैम ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंक्रीज टिश्यू कोलाइडल एंड ऑनकोटिक प्रेशर। मैं बता रही हूँ इसमें कैसे हो रहा है। पहला पॉइंट हो गया हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। तीसरी चीज हमने कही है कि कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। वो कैसे? अभी तो हम कह रहे थे कम हो जाएगा तो होगा, अब हम कह रहे हैं ज्यादा हो जाएगा तो होगा। इसकी क्या रीजन है? जब कम हो रहा था तो वो हो रहा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ ज्वाइन करके, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस जब डिस्टर्ब हो रहा था। जब ये ज्यादा होने की बात हमने की है तो क्या हुआ? प्रेशर वहां पे ज्यादा हो गया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ टिश्यूज में कोलोइडल प्रेशर ज्यादा हुआ है। जब टिश्यूज में कोलोइडल प्रेशर ज्यादा हुआ है तो वो क्या करेगा? मोर फ्लूइड अट्रैक्ट करेगा वेसल में से। ऐसा ही है ना, बैलेंस करने के लिए। जब कोई भी हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है तो वो उसे आइसोटोनिक करने के लिए, सेम करने के लिए वाटर को अट्रैक्ट करता है ना। समझ आ रही है बात की? जब सॉल्यूट्स ज्यादा हो जाते हैं किसी भी उसमें तो वो ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है ना। अगर कोई भी अगर दो चीजें हो, कोई भी हाइपर सैचुरेटेड ज्यादा हो जाए तो वहां से वाटर को ले लेते हैं ना। समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। ठीक है कि यहाँ पे अब हाइड्रोस्टैटिक, तीसरे पॉइंट में जब हमने बात किया तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ ये ज्यादा हुआ जिसकी वजह से उसने वाटर को अट्रैक्ट करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। तीसरी चीज, वेसल वॉल की परमिएबिलिटी ज्यादा हो गई है कि उसमें से लीकी हो गई है वेसल्स, उसमें से फ्लूइड जो है वो खुद ही बाहर आ जा रहा है। या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या फिर क्या है कि जो वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज है टिश्यूज की वो ज्यादा हो गई हैं। वो क्या रीजन हो सकती है? किसी भी डिसऑर्डर की वजह से, फॉर एग्जांपल रीनल फंक्शन की हमने बात की थी कि अगर वो डिस्टर्ब हो जाए और वाटर जो है वो वहां से ना जाए तो उसको हम कह देते हैं, ठीक है, रेस ऑफ रिफ्लेक्स टेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम बाय द किडनी, कि वहां पे वो एक्यूमुलेशन शुरू हो गई है। अब समझ आ गई ये पैथोलॉजी है एडिमा की। 6 पॉइंट्स है क्यों क्यों हो रहा है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होना और कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना। तीसरी चीज हो गई कि कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ था। चौथी चीज क्या है? वेसल्स भी परमिएबल हो गई है। पांचवी चीज, लिम्फ में जाना चाहिए था, लिम्फ में नहीं गया है। और छठी चीज ये है कि कोई डिजीज प्रेजेंट है वहां पे, कोई ऐसी डिजीज परसिस्ट कर रही है जो कि टिश्यूज में से उसको फ्लश आउट कर ही नहीं रही है, किडनी में वो जा ही नहीं रहा, उसकी फंक्शनिंग ही लॉस हो रही है। या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से भी हो सकता है कि वो पंपिंग ऑफ ब्लड उस तरीके से नहीं हो रही कि वहां पे वरना वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कब हो रहा है? किस वजह से हो सकता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस क्या होता है पता है ना आप लोगों को? थ्रोम्बस क्या होता है? नाम सुना भाई कभी किसी ने? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हाँ जी, दोबारा बोले। ब्लड क्लॉटिंग मैम। ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा ब्लड, हाँ जी। अच्छा, थ्रोम्बस और एम्बोलस में फर्क क्या है? एम्बोलस का मतलब है जब वो मूव करना स्टार्ट शुरू कर जाएगा। वो क्या करते हैं? मूव करना, मूव करना शुरू कर दे। दोनों में डिफरेंस ये है कि थ्रोम्बस जो है वो जहां बनता है वहीं पे रहता है, और एम्बोलस जो है वो मूविंग क्लॉट होता है, ठीक है। दोनों ब्लड क्लॉट्स हैं, थ्रोम्बस भी और एम्बोलस भी। एम्बोलस मूविंग क्लॉट होता है और जो है वो परसिस्टेंट होता है, जहां पे होता है, जहां बनता है वहीं रहता है, ठीक है। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होगा कि वहां पे अगर थ्रोम्बस बन गए हैं उसकी वजह से उस तरीके से पंपिंग प्रॉपर नहीं हो रही होगी। जब ब्लड की पंपिंग नहीं हो रही होगी तो कूलिंग ऑफ फ्लूइड हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हो रहा है, कार्डियक फेलियर हो गया और ब्लड इस तरीके से पंप आउट ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कब होगा? जब जो मेन हमारे पास प्रोटीन है, जो मेन हमारे पास
बाहर प्रोटीन के प्लाज्मा प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन होती है, अगर उसकी सिंथेसिस कम हो रही हो या एल्ब्यूमिन का लॉस ज्यादा हो रहा हो तो वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा और उसकी वजह से फिर जो है वो बाहर के प्रेशर कम हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ये कब होगी? जब हमने बात की थी किसी ना किसी डिजीज की वजह से, अगर सॉल्ट रिटेंशन ज्यादा हो रही है तो उसके साथ वाटर की रिटेंशन ज्यादा होगी। वही बात है, सॉल्ट हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई तो अब उसको बैलेंस करने के लिए वाटर भी आ जाएगा। इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर इंट्रामस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गई है उसकी वजह से, या फिर डिमिनिश मस्कुलर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है डाइल्यूशन की वजह से। समझ आ रही है? यस नो मैम। मैम, मैम नहीं समझ प्रीवियस क्या स्लाइड समझ से रही समझ है? नहीं आई जो अच्छा इससे देखिए प्रीवियस यहाँ पे बात स्लाइड है ना। की, देखिए बच्चों हमने यहाँ पे बात की कि सोडियम या वाटर अगर रिटेन कर रहा है तो उसकी वजह से भी तुम्हारे पास एडिमा हो रहा है। वो कैसे? जो हमने बात की थी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हमने बात की थी ना ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा होने की, ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो वाली चीज है। बाहर सोडियम ज्यादा हो गया है, वो क्या करेगा? सॉल्ट रिटेंशन ज्यादा हुई, जब बाहर की तरफ सॉल्ट रिटेंशन ज्यादा हुई है तो उसने वाटर को बाहर खींच लिया, जो हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया है ना। तो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए कि कम होगा तो फिर ही हमारे पास, हमने पहले बात की थी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ बैलेंस होता है वो, ठीक है। लेकिन अगेन हमने जो तीसरा पॉइंट था हमारा कि हमने बात की थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा हो गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा कैसे हो रहा है? सॉल्ट की रिटेंशन होना शुरू हो गई है, जब सॉल्ट रिटेन कर रहा है तो वहां पे हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई है। ये वेसल है, ये टिश्यूज है, ये सेल्स है, जैसे भी है। मैं बोर्ड नजर नहीं आ रहा। और टेढ़ा यस Yes. मैम, है, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे अब ये देखो ना, अब इसको दो बॉक्सेस बना लो, ये वेसल का बॉक्स है हमारे पास और ये हमारे पास टिश्यूज का बॉक्स है। अब यहाँ पे सॉल्ट की रिटेंशन ज्यादा हो गई है, ठीक है, ये सारा सॉल्ट है और यहाँ पे सारा फ्लूइड है, तो ये क्या करेगा कि फ्लूइड को खींच लेगा। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होता है ना, ये पढ़ा हुआ है ना, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो जाए वहां से वो वाटर को अट्रैक्ट कर लेता है, याद है ना। इसी तरह जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अगर सॉल्ट ज्यादा हो गया है, रिटेंशन ज्यादा हो गई है, तो वो वाटर को बाहर से अंदर खींच लेगा, वेसल में से बाहर खींच लेगा, ठीक है। जिसकी और दूसरी चीज क्या होगी? इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हमने बात की थी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो भी क्या होगा कि मतलब एक्सपेंशन हो जाएगी और फ्लूइड बाहर आ जाएगा, परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, या फिर कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा डाइल्यूशन की वजह से, यानी कि सारा बाहर आ गया और फ्लूइड बाहर आ गया और डाइल्यूशन हो गई, तो वहां से उसका प्रेशर कम हो गया। समझ आई बात की बच्चों? अब यहाँ से सारा फ्लूइड बाहर आ गया ना, तो इसका प्रेशर तो कम हो गया, ऐसा ही है। यस मैम। क्लियर है? किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या था कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वो लिम्फ में जा ही नहीं रहा और वहां से क्लियर आउट ही नहीं हो रहा। उसकी क्या रीजन हो सकती है? कोई ट्रॉमा हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या कोई ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स को, या तो उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर ऐसा कोई ट्यूमर है जो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा किसी ट्रॉमा में इंजर हो गई है, इस वजह से जो है वहां पे उसके क्लियरेंस नहीं हो पा रही, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होगा कि लिम्फेडीमा हो जाएगा, यानी उस अफेक्टेड पार्ट में वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी फ्लूइड की, इसे हम कॉमनली लिम्फेडीमा कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। फिलेरियासिस एक पैरासाइट है, उसकी वजह से होती है, और एलिफेंटियासिस जो है वो सिर्फ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से होती है। ये इस तरीके से होता है कि जैसे इसको एलिफेंटियासिस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, यानी लेग्स में और फुट में स्पेशली। उसकी वजह से क्या होता है, पाँव बहुत मोटा हो जाता है, मतलब फ्लूइड हो जाता है ना, तो वो बहुत ज्यादा मोटा सा पाँव या टांग हो जाती है और बिल्कुल एक एलिफेंट फुट की तरह से अपीयरेंस आती है, जिसकी वजह से हमने इसको एलिफेंटियासिस का नाम दिया हुआ है। अगेन वही चीजें चल रही हैं, इंट्राकैपिलरी प्रेशर ज्यादा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, या प्लाज्मा एल्बुमिन का प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन की वजह से, हेपेटिक फेलियर की वजह से, या नेफ्रोटिक
सिंड्रोम की वजह से। यहाँ पे अगेन हमें एक दफा देखते हैं एडिमा में हो क्या रहा था। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, हार्ट फेलियर के केस में देख रहे हैं। हार्ट फेलियर हुआ तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। जब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा है तो फ्लूइड को बाहर फेंक देगा, अल्टीमेटली क्या हो गया, एडिमा हो गया। समझ आ रही है? हार्ट फेलियर हुआ, पहला पॉइंट देख रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, एडिमा हो गया। दूसरी चीज क्या हुई, हार्ट फेलियर हुआ, हार्ट फेलियर की वजह से ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, मतलब किडनीज में ब्लड आया ही नहीं। जब किडनीज में ब्लड आया ही, हार्ट पंप करेगा तो बॉडी में ब्लड जाएगा ना, ऐसा ही है ना। तो किडनी के पास ब्लड गया ही नहीं, जब वहां नहीं गया तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने क्या करवाया, रिटेंशन कराई सोडियम और वाटर की। जो हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि सॉल्ट की रिटेंशन, जो भी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, सॉल्ट की रिटेंशन कराई। सॉल्ट की रिटेंशन हुई है तो क्या हुआ, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, एडिमा हो गया। तीसरा पॉइंट, रीनल फेलियर हो गया। रीनल फेलियर की वजह से रिटेंशन हो गई, मतलब उसको डिस्चार्ज ही नहीं किया सोडियम और वाटर को, सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो गई। जब रिटेंशन ज्यादा हुई तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया और क्या हो गया, एडिमा हो गया। तीसरी चीज, मैल न्यूट्रिशन थी, हेपेटिक सिंथेसिस कम थी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, उसकी वजह से क्या हुआ, एल्बुमिन कम हो गई। एल्बुमिन क्या थी, बाहर के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो प्रोटीन थी उसे हमने कहा है एल्बुमिन। जब एल्बुमिन कम हो गई है तो इसे इधर प्रेशर कम हो गया, जब इधर प्रेशर कम है तो अंदर से ज्यादा बाहर आएगा, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आगे एडिमा हो गया। समझ आ गई है बच्चों, क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. मैम यस मैम। चलें आगे चलते हैं। अब ये हमने बात की थी कि सिस्टम क्या है एडिमा का, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकली, पेशेंट हमारे पास आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको एडिमा या इफ्यूजन है, ठीक है। हमने इसको डायग्नोज कैसे करना है। नॉर्मली स्वेलिंग, एडिमा क्या होता है, जैसे स्वेलिंग की हुई होगी, हम कह देते हैं आपका फेस हाथ स्वेल लग रहा है, आपके पाँव स्वेल है, मेरे हाथ स्वेल है, इस तरह से कह देते हैं ना, हमें जनरली नजर आ रहा होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या हुआ होता है, सेपरेशन या क्लियरिंग आउट हुई भी होती है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की, और वहां पे सेल की स्वेलिंग हुई भी होती है। नॉर्मली कहाँ पे एडिमा आ रहा है हमारे पास, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो स्किन के नीचे आता है, जिसे हम कहते हैं हाथों में स्वेलिंग या पाँव में स्वेलिंग, ठीक है। लंग्स में आ रहा है हमारे पास या फिर ब्रेन में आ रहा है, जहां जहां पे स्पेस होगी फ्लूइड वहीं पे एक्यूमुलेट होगा ना। सबक्यूटेनियस एडिमा कैसा होता है, डिफ्यूज होता है या मोर कॉन्स्पिकस होता है, कहां पे, जहां पे ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, मतलब अगर हैंड में कोई रीजन है तो बस वहीं पे होगा, पाँव में कोई रीजन है तो वहां पे होगा, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली एडिमा क्या होता है, डिपेंडेंट एडिमा होता है। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, डिपेंडेंट एडिमा। डिपेंडेंट एडिमा का क्या मतलब है, ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। यानी खड़ी हूँ तो सारा फ्लूइड ग्रेविटी के फोर्स की वजह से टांगों में चला गया तो पाँव स्वेल हो गए, ठीक है। और अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है और तो उसकी ग्रेविटी कहाँ जा रही है, उसके सैक्रम में जा रही है, ठीक है। लेटे की कंडीशन में पाँव में तो नहीं आ रहा ना, तो वो सैक्रम में जा रही है, तो उसकी वजह से वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट एडिमा, डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी, ठीक है। कि जहां पे भी वो ग्रेविटी अपना फोर्स दिखाएगी वहां पे जाके एडिमा हो जाएगा। देन हमारे पास एक टर्म आती है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे स्वेलिंग हो पाँव में इस तरह से, आप उस पर फिंगर रखें तो वहां पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है, ठीक है, फिंगर का एक निशान सा बन जाता है जिसे हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। होता क्या है, एक फ्लूइड है, अगर तो स्वेलिंग हो तो हम वहां पे जब टच करेंगे ना तो वहां पे अपनी फिंगर को डीपली प्रेस करेंगे और हटा लेंगे, तो वो थोड़ी जो फ्लूइड है वो इधर, मतलब खुले में तो नहीं है ना, मतलब एक वाटर बैग थोड़ी है कि वहां पे सबक्यूटेनियस ही एक्यूमुलेट हुआ है ना, किसी वाटर बैग में थोड़ी है कि वहां पे हमने फिंगर डाली, या बैलून है, अगर बैलून में पानी है हमने उसको टच किया फिंगर से, थोड़ा डीपली प्रेस किया और हटाया तो दोबारा से फिल हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना, वो एकदम से वो वहां पे खत्म हो जाएगा निशान, ऐसा ही होता है ना। लेकिन स्किन के केस में क्या है कि ये एडिमा जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। हम अगर अपनी फिंगर से करेंगे टच, उसको अगर डीपली प्रेस करेंगे और फिर फिंगर हटाएंगे, थोड़ा स्लोली वहां पे दोबारा फ्लूइड आता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पिटिंग एडिमा, कि वहां पे पिट बन जाती है थोड़ी देर के लिए। फिंगर प्रेशर ओवर मार्जिनली एलिवेटेड सबक्यूटेनियस टिश्यू डिस्प्लेसेस द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लीव्स द डिप्रेशन। इस साइन को हम क्या कहते हैं, पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा में क्या डिफरेंसेस है, पिटिंग एडिमा में क्या होगा कि जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इंडेंटेशन परसिस्ट करेगी, जब हम प्रेशर हटा देंगे उसके बाद, जबकि नॉन पिटिंग एडिमा में ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा, कोई इंडेंटेशन नहीं आएगी,
किस वजह से हो सकता है पिटिंग एडीमा? किसी सिस्टेमिक डिजीज की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, डायरेक्टली किसी डिजीज की वजह से, या हार्ट फेलियर की वजह से, या फिर कोई लोकल कंडीशन हो सकती है सच एज वेरिकोस वेन्स, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस, इंसेक्ट बाइट्स या फिर डर्मेटाइटिस। जबकि जो नॉन पिटिंग एडीमा है वो किन कंडीशंस की वजह से होगा? लिम्फेडिमा की वजह से, लिपिडीमिया की वजह से, या फिर मिक्सिडीमिया की वजह से, यानी कि किसी ऐसी कंडीशन की वजह से जिसमें कहीं पे ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये पिट बन जाएगी। ठीक है, ये एडिमेटस स्पेस है, इस पे आपने फिंगर लगाई और देर तक प्रेस किया और हटा लिया तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन बनेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये फिल हो जाएगी। जबकि ये देखिए पेरी ऑर्बिटल एडीमा हुआ है तो ये नॉन फिटिंग एडीमा, ये तो आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा लोगों में, और खासतौर पर ये रीनल फेलियर के या किडनी पेशेंट्स के काफी ज्यादा होता है। रीनल डिस्फंक्शन की वजह से जो एडीमा हो रहा होता है की वजह मैम प्रोटीन एडिमा में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लोग उसको मतलब दबाते हैं मतलब जहाँ पे एडिमा हुआ है तो वो इंटरस्टिशियस फ्लूइड्स जो है ना वो फ्लूइड इंटरस्टिशियस स्पेस में चले जाता है, लेकिन नॉन पुटिंग में क्या वो नहीं जाता? अच्छा, नॉन फिटिंग में वो इतना नॉन फिटिंग में ऐसा होता है वो इतना जनरलाइज्ड होता है कि वो वहां से डिस्प्लेस होकर कहीं और चला जाता है। ठीक है, पिट्स नहीं बनती। देखिए ना, मतलब कैसे, ये देखे ना, ये यहाँ पेरिऑर्बिटल स्पेस में है, ये यहाँ पे ही एक्यूमुलेटेड है, इसमें पिट नहीं बनेगी। जैसे हमने भी बैलून की बात की ना कि वो फिल्ड ही रहता है। यस मैम। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे तो प्रेस तो होगा, लेकिन जैसे ही उठाएंगे ना तो वो दोबारा वहां पे आ जाएगा। समझ आई? ओके मैम। यस मैम। मतलब पिट नहीं बनेगी, स्वेलिंग वहां पे मौजूद है लेकिन पिट नहीं बनेगी वहां पे। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। पेरिऑर्बिटल एडीमा की हमने बात की कि वो कहाँ पे होता है, क्योंकि वहां पे जहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, जैसे कि आईलिड्स है तो वहां पे पेरिऑर्बिटल एडीमा हो जाता है, और ये सीवियर रीनल डिजीज का भी एक साइन है। ठीक है, पल्मोनरी एडीमा क्या है? पल्मोनरी किसे कहते हैं हम? जब लंग्स इन्वॉल्व हो जाए, लंग्स जो है इसमें मतलब जाहिर है पानी जमा है वहां पे तो नॉर्मल वेट से ज्यादा हो जाएंगे, और वहां पे होगा क्या? फ्रॉदी ब्लड टेस्ट का फ्लूइड होगा जिसमें एयर, एडीमा और एक्स्ट्रा वैसे रेड सेल्स ये सब कुछ होंगे जो हम लंग से लेते हैं, फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हुआ होगा वहां पे। ब्रेन एडीमा कैसा होगा? लोकलाइज्ड हो सकता है, ब्रेन के किसी एक पार्ट में हो सकता है या पूरे ब्रेन को कंप्लीटली कर सकता है, डिपेंड करता है कि क्या पैथोलॉजिकल प्रोसेस या कितनी इंजरी है उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, अगेन ये दिखाई दिए स्वेलिंग पेरिऑर्बिटल एडीमा, लंग्स में हो सकता है, तो ये देखिए इस तरीके से एक्यूमुलेशन हो जाती है एल्वियोलार फ्लूइड्स। ठीक है, और अगर ब्रेन में हो रहा है, सेरिब्रल एडीमा हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाता है और हर तरफ से वो प्रेशर लगाता है, डिपेंड करता है कि ब्रेन में किस हद तक हुआ है, किसी एक स्पेस में हुआ है या थ्रू आउट हुआ है। नेक्स्ट हमारे इफ्यूजन में, इफ्यूजन क्या था? अभी तक हमने बात की अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो रहा है तो हमने उसे कहा एडीमा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? बॉडी कैविटीज में जमा होना फ्लूइड का, उसे हम कहते हैं इफ्यूजन। प्लूरल कैविटी को इन्वॉल्व कर रही है तो हाइड्रोथोरैक्स, मतलब थोरेसिक कैविटी को प्लूरल कैविटी कहते हैं ना, अगर इसमें आ रहा है तो हाइड्रोथोरैक्स, अगर पेरिकार्डियल कैविटी में हो रहा है तो हाइड्रोपेरिकार्डियम, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रोपेरिकार्डियम। अगर पेरिटोनियल कैविटी में है जिसमें हमारा स्टमक वगैरह ये चीजें हैं, उसको हम कह देते हैं हाइड्रोपेरिटोनियम या फिर एसाइटीज। ये एसाइटीज के लिए कॉमनली होता है अगर पेट में पानी जो भर जाता है, जिसे कहते हैं ना पेट में पानी भर गया, उसे हम कॉमनली एसाइटीज कहते हैं, और ये कॉमनली होता है ज्यादा। एसाइटीज तो बहुत लोगों में देखी जाती है, बहुत सी डिजीजेस में देखी जाती है। आगे आप लोग मेडिसिन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे कि किस किस में क्या क्या चीजें होती है। नेक्स्ट हमने बात की थी हाइपरीमिया एंड कंजेशन की। हाइपरीमिया में क्या हो रहा था? ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा था आर्टेरियोलर डायलेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन के केस में हो सकता है, या ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, और मोर रेड कलर आ जाएगा इसमें। ठीक है, हाइपरीमिया में हमने बात की थी ब्लड फ्लो ज्यादा है, जो मैंने लेक्चर के शुरू में बात की थी हाइपरीमिया और कंजेशन की। हमने भी पीछे इन्फ्लेमेशन में पढ़ा ही कि वहां पे ब्लड वेसल ज्यादा हो जाएंगी और ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से ज्यादा रेड कलर आ गया है। कंजेशन की उसके हमने ऑपोजिट बात की थी कि कंजेशन में क्या है कि ब्लड रुक गया है। ठीक है, इंपेयर वीनस रिटर्न हो गया है टिश्यूज में से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे ब्लड स्टॉप हो गया है। अब कंजेशन में क्या है कि जो ब्लड जहाँ पे था, अब जो जहाँ पे ब्लड था वो वहीं पे है, आगे नहीं जा रहा, तो वो जो है ब्लड अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। डीऑक्सीजनेटेड होने की वजह से उसमें क्या कलर आ जाएगा? ब्लू कलर आ जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर आने की वजह से वही कलर जो है वो स्किन पे इम्पार्ट होगा और वो
ब्लू रेड सा कलर, ब्लू पर्पलिश सा अपीयरेंस आएगी जिसे हम कहते हैं सायानोसिस। ठीक है, ये तो देखा होगा ना आप लोगों ने, साइनोटिक कंडीशन तो देखी हुई होगी। कंजेस्टेड टिश्यूज में क्या आ जाती है, डस्की रेडिश ब्लू कलर आ जाता है। वो किस तरह से आ जाती है कि रेड सेल के स्टेसिस हो गया, स्टेसिस का मतलब रेड सेल वहीं पर स्टॉप हो गए हैं और वहां पे डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की एक्यूमुलेशन हो गई है और इसकी वजह से वो ब्लूनेस जो है वो अपीयर होती है। ठीक है, इस तरह से कलर आ जाता है। ट्रांसल्यूडेट और एक्सुडेट में क्या डिफरेंस है, अब तो आप लोगों को ज़बानी याद होगा सबको ही कि ट्रांसल्यूडेट क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट इसमें कम होता है, प्रोटीन पुअर होता है, और एक्सुडेट जो है वो प्रोटीन रिच होता है। बस बताइए आप लोगों को। ठीक है, अगेन वही ट्रांसल्यूडेट और एक्सुडेट की बात है, ये सब हमने पहले किया हुआ है। क्लियर है बच्चों आज का लेक्चर? Yes, ma'am. यस कुछ मैम। चीज जो नहीं समझ में आई है अभी पूछना है दोबारा। एक्सक्यूज मी मैम, जी बच्चे, मैम जो वाटर और साल्ट रिटेंशन वाली स्लाइड ऊपर वाली उसकी जो स्लाइड है ना वो वाली क्लियर कर दे। बताइएगा कौन सी। चलिए ठीक है। ये वाली, अच्छा आपको स्क्रीन शेयर नहीं है। ये वाली स्लाइड बच्चे, मैम इससे ऊपर वाली। ये वाली, हाँ जी ये वाली। ये तो बच्चे सिंपल हमने जो पहले बात की थी, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो रहा है। जब बाहर से प्रेशर इतना ज्यादा नहीं एक्सर्ट हो रहा तो वो फिर अंदर का प्रेशर ज्यादा है फ्लूइड का, जब फ्लूइड मूव कर रहा है वेसल से तो उसका प्रेशर ज्यादा है ना, तो वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी पाइप में से अगर पानी गुजर रहा है और बाहर से उसको कोई भी सपोर्ट नहीं है या बाहर से कोई इसमें प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली अगर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो वो फट के बाहर आ जाएगा ना पानी। यस मैम। ऐसा ही है ना, समझ आई और बात? बच्चे बताएं तो सही, समझ आई है? यस मैम आगे यस समझ। मैम। और ये हमारा हो रहा था इसी को हमने बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था कि अंदर वाला प्रेशर कम और ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो वो मैनेज रहेगा। ठीक है, अब अगर प्रेशर ज्यादा हो गया बाहर, ये तो बात की थी हमने कि प्रेशर कम हो गया, अब अगर बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, बाहर प्रोटीन ज्यादा हो गई है तो वो अंदर से वाटर को फिर बाहर खींच देगी। ठीक है, ओके मैम। मैम एक और ये है कि सबक्यूटेनियस एडीमा जो है ना वो डिफ्यूज है, डिफ्यूजिबल है, इसका मतलब नहीं समझ आया मुझे। सबक्यूटेनियस एडीमा जो है वो ये वाला कैन बी डिफ्यूज, ये वाली लाइन नहीं समझ आई, नीचे नीचे। can be diffuse or more conspicuous in region with hydrostatic pressure। diffuse का मतलब क्या होता है? जो कि हायर कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करे। डिफ्यूजन क्या होता है, पढ़ा हुआ है ना नर्स? मैम डिफ्यूजन का मतलब होता है जो हमने अभी बात की थी ना कि हायर हायर प्रोटीन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने को डिफ्यूजन कहते हैं, ऐसे ही था ना? यस मैम। तो क्या होगा कि जहाँ पे भी कम कंसंट्रेशन मतलब कि वो कह लो कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे हमने बात किया मोर कॉन्स्पिकस इन रीजन विद हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जहाँ पे भी ज्यादा जगह मिलेगी वहां पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना, जैसे हमने बात की सबक्यूटेनियस एडीमा कहाँ हो रहा है, पेरिऑर्बिटल, जैसे हमने बात की पेरिऑर्बिटल रीजन में क्यों चला जाएगा, पेरिऑर्बिटल रीजन में क्यों चला जाएगा, क्योंकि वहां पे उसे स्पेस मिली है। ठीक है, ठीक है। समझ आई? यस मैम। मतलब कि देखिए ना, एडीमा कहाँ का है, एडीमा हो किस वजह से रहा है, पेरिऑर्बिटल किडनी की वजह से हो रहा है ना, लेकिन आ कहाँ रहा है, आंख पे। आंख पे जी। तो इसकी क्या रीजन हुई, इसकी रीजन ये है कि वो फ्लूइड वहां पे ही एक्यूमुलेट होगा जहां पे उसे जगह मिल रही है, और उसे जगह कहाँ मिल रही है, जहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है। जिन एरियाज में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा वहीं पे सबक्यूटेनियस एडीमा होगा। समझ आई बात की? यस मैम। अच्छा, एडीमा हो किस वजह से रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। यस।
ठीक है, तो जिन एरियाज में ज्यादा होगा वहां पे ही होगा। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो जरूरी, अब देखें ना कि पूरे फेस में कह लें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है, लेकिन उससे कहाँ पे जगह मिली है, आइज। पेरिऑर्बिटल रीजन में, ठीक है, तो वहां पे वो एक्यूमुलेट हो गया। ओके मैम, थैंक यू। पर मैम उसने तो लोअर कंसंट्रेशन पे नहीं आना। उससे लोअर कंसंट्रेशन पे जाना है ना, तो वही तो कह रही हूँ, पूरे फेस में है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ है पूरे फेस में, ठीक है, किडनी डिजीज की वजह से पूरे फेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ, वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो, सारे टिश्यूज में पूरे फेस में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई फ्लूइड की। यस मैम। लेकिन वो सारा एडिमा जमा कहाँ हो गया, पेरिऑर्बिटल रीजन में। यस मैम। ठीक है, तो वो यस मैम। diffuse का मतलब ये है कि वो वहां चला जाएगा जहां पे प्रेशर कम था ना, पेरिऑर्बिटल टिश्यू लूज होता है ना, जी। यस तो वो मैम। वहां पे जमा हो गया। ठीक है, ठीक है। वहां पे उसको स्पेस मिल गई क्योंकि वहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम था बाकी फेस के मुकाबले में। ठीक है, और कोई चीज बच्चों? बच्चों और कोई चीज? मैम। हाँ जी, ठीक है बच्चों, फिर अटेंडेंस आप लोगों की मैं जूम से ही निकालूंगी। जिन्होंने मोर देन 30 मिनट्स के लिए ज्वाइन किया है उनकी अटेंडेंस काउंट होगी, सिर्फ जिन्होंने ये 2-4 मिनट के लिए ज्वाइन किया है ना उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ओके मैम। ओके मैम, अगली दफा ऑनलाइन होके सो जाएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम।